Dear friends, I Dr. Shamsher Singh welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हेलेस बार्ले जो छिलका रहित जौ होते हैं उसके ऊपर बात करने जा रहा हूं, क्योंकि आज की डेट में लोग कई प्रकार का जो आटा खाते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं मैं जौ का आटा खाता हूं, मैं गेहूं नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता। तो कई बार कईयों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है, जिसको हम ये कह लें कि गट प्रॉब्लम रहती है या लीकेज गट रहता है। और ये जो गट की प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी रहती है, फ्लैटुलेंस रहती है, जहाँ खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं होता, क्या उनको बार्ले खाना चाहिए? कौन सा बार्ले खाना चाहिए? आज इस वीडियो में प्रॉपर ब्रीफिंग करने जा रहा हूं। सो यू मस्ट सब्सक्राइब एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल एंड वॉच अवर प्रीवियस वीडियो। तो अब चलते हैं, मैं बात करता हूं कि छिलका रहित जौ जिसको हेलेस बार्ले कहते हैं। पहली चीज तो ये वो बार्ले, वो जौ जिसका छिलका साथ में होता है, उसका आटा आपको नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो छिलका होता है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। बीटा ग्लूकेनेज एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं होता, वो एनिमल के अंदर होता है, पशुओं के अंदर होता है। अगर पशुओं को आप छिलका के साथ जौ खिलाते हो, जो उसका आटा खिला देते हो, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ऐसा छिलका रहित जौ नहीं खाते तो आपको गट में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसमें फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है। मैं आज आपको बता देता हूं कि जो लोग जौ का आटा खाते हैं जिसमें छिलका ना हो, वो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पेट के साथ जुड़ी हुई बहुत सी बीमारियां हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ओबेसिटी, डायबिटीज, कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, अगर मैं कहूं कैंसर के बाद स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, तो ऐसी कई बीमारियां जो हमारे पेट के साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे पेट से स्टार्ट होती हैं। और कई बार उन लोगों को लिवर प्रॉब्लम आती है, किडनी प्रॉब्लम आती है, और साथ में ओबेसिटी और डायबिटीज बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। तो मैं बता देता हूं कि अगर आप ऐसी छिलका रहित जौ खाते हो तो उसके आपकी बॉडी में बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो हेलेस जौ है, छिलका रहित जौ है, इसके अंदर फिनोलिक कंपाउंड होते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई होता है, उसके साथ फ्लेविनॉइड होते हैं, बीटा ग्लूकेन्स, ग्लूटेन्स होते हैं, और साथ ही साथ इसमें रिच क्वांटिटी ऑफ फ्लेविनॉइड्स एंड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लेविनॉइड्स के अंदर सबसे अच्छा जो कंपाउंड होता है उसको क्वर्सेटिन ल्यूटिन कहा जाता है। ये जो आपके फाइबर जो उसके साथ अच्छे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, वो आज की डेट में अगर आप प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल रिसर्च को देखें तो ऐसा वो मानते हैं कि जो जौ का आटा है, छिलका रहित जौ का आटा है, वो किसी भी इंसान के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर वो अपना वेट कम करना चाहता है, अगर उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या ये कह लें कि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी क्लिनिकल स्टडी को अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने प्रूफ किया है कि डायबिटीज के लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि डायबिटीज क्या है। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आप कभी कभार कुछ भी खा लेते हो, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हो। ये जो जौ होते हैं जिसको हम छिलका रहित जौ कहते हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम होता है एज कंपेयर टू गेहूं, जो आप कणक का आटा खाते हो। कणक का आटा जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। अगर मैं आपको बता दूं, एक तो वो वैसे भी गर्म होता है। अगर गर्मियों में आप जौ का आटा खाते हो, जहां 50-50% मिक्स करके खाते हो, तो आपने ये देख लेना कि आपकी बॉडी में वो कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आपका बहुत ज्यादा वेट बढ़ा हुआ है तो आपके वेट को ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज कर देगा। अगर साथ में आप एक्सरसाइज करते हो तो आप डबल इफेक्ट अचीव कर सकते हो। दूसरी चीज मैं सबसे अच्छी बता देता हूं, जो हमारी डायबिटीज है उसमें जब बीटा सेल डिग्रेड होते हैं, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, उन लोगों की बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसको हम इंसुलिन डेफिशिएंसी एसोसिएटेड डायबिटीज कहते हैं। उस केस में भी ऐसा देखा गया कि ये जो बार्ले है, जो इसके अंदर फ्लेविनॉइड्स प्रेजेंट हैं, जब बीटा ग्लूकेन्स प्रेजेंट हैं, ये आपके बीटा सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। और साथ में क्या करते हैं, जो आपके ग्लूट रिसेप्टर है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है, उसका एक्सप्रेशन बढ़ा देते हैं। जब भी आपकी बॉडी में ग्लूट का एक्सप्रेशन बढ़ेगा, चाहे वो डायबिटिक इंसान हो, उसमें ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा सबसे अच्छी चीज है कि ये आपके बीटा सेल को डिग्रेड होने से, मरने से भी बचाते हैं। इसलिए अगर आपको शुगर है तो आप जौ का आटा, जो छिलका रहित जौ का आटा अगर खा के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या जो गेहूं का आटा है उससे मेरा ग्लूकोज बढ़ रहा था, बट जौ का आटा खाने से मेरा ग्लूकोज कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने नॉर्मलाइज हो रहा है। आप ऐसी कई स्टडीज को सर्च भी कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कोलेस्ट्रॉल। जिन लोगों को आज बीपी बढ़ता है,
जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, या कुछ लोग ऐसे थे जिनको पहले हार्ट अटैक आया था। अगर आप जौ का आटा खाते हो तो मैं आपको बता दूं ये आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल का वीएलडीएल का लेवल कम कर देता है, और जो गुड फैट जिसको हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं उसका लेवल बढ़ा देता है। ऐसा कई क्लिनिकल स्टडीज ने रिपोर्ट किया है कि जो लोग जौ का आटा खाते हैं उनकी बॉडी के अंदर फ्री फैटी एसिड की मात्रा कम हो जाती है। जब फ्री फैटी एसिड कम होते हैं तो जिसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, उनका लेवल भी कम हो जाता है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कार्डियोवैस्कुलर, आपके हार्ट के लिए। देखो आपका हार्ट तभी एक्टिव रहेगा जब आपकी बॉडी में फ्री फैट कम होगी, आपके ब्लड में फैट कम हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, आप जौ का आटा खा के ये देख सकते हैं कि आपके ब्लड के अंदर जो बैड फैट है उसको ये कम करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपकी ब्लड के अंदर फ्री फैटी एसिड्स हैं, जो टॉक्सिक फैटी एसिड्स हैं, उनको भी कम कर देता है और आपके लिवर की रीजनरेशन पावर को बढ़ा देता है। जिन लोगों का HCOT HGPT लेवल बढ़ा था, ऐसा कुछ स्टडीज ने रिपोर्ट किया, जिनको लिवर इन्फ्लामेशन थी, उन्होंने जब गेहूं का आटा छोड़ के, कनक का आटा छोड़ के जौ का आटा स्टार्ट किया, फिर मैं कह रहा हूं हेललेस छिलका रहित जौ का आटा स्टार्ट किया खाना, तो उनके लिवर में कई तरह की जो बीमारियां थी वो कम हो गई और लिवर जो था उनका एक्टिव और तंदुरुस्त हो गया। और उसके बाद आता है आपके साथ अगर कैंसर की प्रॉब्लम है। कैंसर में हमेशा ये कहा जाता है कि गेहूं का आटा जो है वो छोड़ना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कैंसर सेल तभी ग्रो करते हैं अगर आप ग्लूकोज लेते हो, शुगर खाते हो। जब भी आप चीनी खाओगे तो आपके कैंसर सेल ग्रो करते हैं। अगर आप चीनी की जगह गुड़ खाते हो तो कैंसर सेल कम ग्रो करते हैं, फिर भी करते हैं वो। बट अगर आप गेहूं का आटा, कनक का आटा छोड़ के जौ का आटा खाते हो, हेललेस जौ का, छिलका रहित जौ का, जो मार्केट में भी अवेलेबल है, आप लोग अपना भी बनवा सकते हो, तो ये देख लेना कि आपके कैंसर के सेल जो है डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस केस में वो एपोप्टोसिस बढ़ा देता है जौ का आटा। और एपोप्टोसिस जो कैंसर सेल है उसको डिस्ट्रक्ट करती है, खत्म करती है, डिस्ट्रॉय करती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप जौ को अंकुरित करके कभी भी रात को उसको पानी में डाल दो, थोड़ा सा अंकुरित हो जाए, प्लांट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसको जूस बना लें आप, अगर वो जूस पीते हो तो कैंसर सेल्स को मार देते हैं, फाइट करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन लोगों को जौ का आटा नहीं खाना चाहिए। उनको नहीं खाना चाहिए जिनको एलर्जी रहती है। दूसरा, उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जिनको जीआईटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिनको गैस बहुत बनती है, जहां ऑलरेडी इंटेस्टाइनल बॉल डिसऑर्डर है, उन लोगों को जौ का आटा नहीं खाना चाहिए। रिमेनिंग ये आपकी हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कई जो न्यूरो के अल्जाइमर पार्किंसन पेशेंट है उन्हें भी देखा गया है कि जौ का आटा खाने से उनके ब्रेन में जो न्यूरो डिजेनरेशन है वो कम हो जाती है। सो यू मस्ट सब्सक्राइब SSB Pharma Learning YouTube channel and you are welcome. Thank you very much.